पता नहीं या कोई फर्क कर गया है कोई चाहिए तो चाहिए हाँ वो माइक हो अपने की गुड मॉर्निंग दो सिस्टम है, एक में आपने स्प्रिंग लगाया जिसका कोफिशिएंट है आपका K1 और दूसरे में स्प्रिंग कांस्टेंट है K2। ये मूव करके एलोंगेट होगा ना स्प्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो x1 x2 है ये इसका एलोंगेशन है। ये पहले वाले स्प्रिंग का एलोंगेशन x1 है और ये दूसरे वाले स्प्रिंग का एलोंगेशन x2 है। तो आपको इसका रेशियो निकालना है, फाइंड x1 अपॉन x2। बेसिक कॉन्सेप्ट्स को याद रखिए, उसी कॉन्सेप्ट से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। हमने कल क्या पढ़ा था कि अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया तो स्प्रिंग की जगह हम लोग क्या लगा सकते हैं, स्ट्रिंग। और जो स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू होगी वही किसके इक्वल होगी, FSP। चलिए फटाफट कीजिए, हो जाएगा। वो वाला लाइट ऑफ कर दीजिएगा, रिफ्लेक्शन आता है।
सही से निकालिए, जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? देखिए गड़बड़ हुआ कि देखिए अगर पहले वाले में अगर मैं T1 निकालूं तो T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2m1m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी, ये होगा ना, ठीक। अगर सेकंड वाले में टेंशन की वैल्यू निकालूं, इसको T2 मान लिया, तो 2m1m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी, यही होगा, ठीक। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, स्ट्रिंग मान लिया मैंने। तो यहाँ पे देखिए एक m कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4m डिवाइडेड बाई 3 इंटू जी, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 8m डिवाइडेड बाई 3 इंटू जी। और टेंशन किसके इक्वल होता है? एफएसपी के इक्वल। अगर मैं यहाँ पे एफएसपी लिखूं तो ये कितना हो जाएगा? K1x1, मैंने मान लिया इसका एलोंगेशन x1 हुआ है, और यहाँ पे एफएसपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? K2x2। तो बस दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो K1x1 डिवाइडेड बाई K2x2, ये हो जाएगा 4m डिवाइडेड बाई 3 इंटू जी, 8m डिवाइडेड बाई 3 इंटू जी। तो देखिए 3 कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, m कैंसिल हो गया, g कैंसिल हो गया, तो x1 अपॉन x2 आ जाएगा आपका K2 बाई 2K1। आगे समझे, सिंपल रेशियो है। क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग, कटिंग ऑफ स्प्रिंग। अब देखिए जो K है स्टिफनेस कांस्टेंट, जैसे कई लोग क्या बताते हैं कि एफएसपी का मैग्नीट्यूड, एफएसपी इज इक्वल टू क्या है? K इंटू एक्स, ठीक है। मैं मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं K को क्या लिख सकता हूँ? एफएसपी डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है। तो मैंने कहा कि K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, इसका मतलब अगर मैंने एक स्प्रिंग है मेरे पास, अगर उस स्प्रिंग को अगर मैं 2 सेंटीमीटर एलोंगेट करूं, ठीक है, या 4 सेंटीमीटर एलोंगेट करूं, तो K की वैल्यू चेंज हो जाएगी ना इसके हिसाब से, क्योंकि तो इस पे x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट गलत है, कई लोग इसी कॉन्सेप्ट से बता देते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है, और इत्तेफाक से आंसर भी सही आ जाता है, क्योंकि रेशियो में ना प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है। तो मैथ्स की प्रॉपर्टी होती है कि रेशियो में आंसर सही आ जाता है, गलत कॉन्सेप्ट से भी, ठीक है। तो ये गलत कॉन्सेप्ट है कि आपका एक्स पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। एक्स क्या है? नेचुरल लेंथ से स्प्रिंग की पोजीशन है कि हम लोग उसको एलोंगेट कर रहे हैं या इसको हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, लेकिन के हमारे किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? के आपका डिपेंड करता है नेचुरल लेंथ, ठीक है। ये आपका क्या होता है? नेचुरल लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसकी प्रोपोर्शनलिटी क्या होती है मैं ये बता रहा हूँ। पहले तो ये सिंपल सा समझिए कि k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, ये आपका रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। ये x पे डिपेंड नहीं करता k की वैल्यू, ठीक है। जो k की वैल्यू है ये डिपेंड करता है कि हम लोग कौन से मटेरियल से स्प्रिंग बना रहे हैं, ठीक है। मटेरियल कौन सा यूज करें स्प्रिंग बनाने के लिए, पहला ये। दूसरा, वो डिपेंड करता है कि जो मैंने स्प्रिंग बनाया है वो आपका थिन स्प्रिंग है कि थिक स्प्रिंग है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर छोटे मोटे अगर साइकिल वगैरह की बात करें तो वहां पे भी शॉकर्स लगे रहते हैं, ठीक है। तो शॉकर्स में पतली स्प्रिंग यूज होती है, ठीक। और अगर हम लोग बाइक में देखें तो उसमें और थोड़ी मोटी स्प्रिंग, अगर कार में देखें तो उसमें और थोड़ी मोटी स्प्रिंग,
अगर ट्रक वगैरह में देखें तो उसमें और ज्यादा थिक स्प्रिंग यूज होती है, ठीक है। तो मतलब कि ये हमारा जो के की प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? पहला तो डिपेंड कर रहा है कि हम लोग कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, दूसरा डिपेंड कर रहा है कि उसका एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ठीक। और तीसरा डिपेंड करता है उसके नेचुरल लेंथ पे कि स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ क्या है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट किया गया है कि के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लेंथ। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, हमने एक्सपेरिमेंट किया। हम लोग कैसे मैथमेटिकल रिलेशन निकालते हैं? हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे ऑब्जर्वेशन लेते हैं, और जो ऑब्जर्वेशन हमने लिया उसको देखते हैं कि ये कौन से मैथमेटिकल फॉर्मूले में फिट हो रहा है, ठीक है। और जिस मैथमेटिकल फॉर्मूले में फिट होता है उसको एक लॉ बना के बता देते हैं, ठीक है। कि जैसे कि हमने उन्हें कहा कि जैसे न्यूटन्स ने जो लॉ निकाला था, ठीक है, कि ऊपर से जो सेब गिरा था तो उसने कहा था कि ग्रेविटेशन पुल है। लेकिन उसने एक लॉ निकाला कि लॉ ऑफ यूनिवर्स जो उसने कहा, तो उसने कहा कि जो भी जितने भी प्लैनेट्स हैं सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट किए गए, ये पहले ऑब्जर्वेशन किया गया कि हाँ अर्थ के चारों तरफ मून रिवॉल्व कर रहा है, सन के चारों तरफ हमारा अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, ठीक है। उसके बाद बिग बैंग थ्योरी वगैरह भी आई थी, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, मतलब सिंपल बता रहा हूँ कि लॉ जब भी बनाया जाता है और उसके पीछे जो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिए जाते हैं, तो उससे पहले कई सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम लोग वैल्यू पुट करके देखते हैं कि कौन सा एग्जैक्ट मेरे को दे रहा है, जो मेरा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, कौन सा मैथमेटिकल फॉर्मूला उसको सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लेंथ, ये मेरे एक्सपेरिमेंटल डेटा को सेटिस्फाई कर रहा था कि जो भी मैं एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट निकाल रहा था, ठीक है। तो आपको तो सिंपल ये याद रखना है कि मेरे पास एक स्प्रिंग था, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ मैंने मान ली एल है, ठीक है। और इसका स्टिफनेस कांस्टेंट के है, ठीक। अब मैंने क्या किया, इस स्प्रिंग को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, कट कर दिया, ठीक है। मैं नाइफ लिया, इसको कट कर दिया। अब ये दो पार्ट में हो गया। मैंने कहा कि एक स्प्रिंग ये बन गया, एक स्प्रिंग ये बन गया, इसकी लेंथ L2 है, इसकी लेंथ L1 है, ठीक है। अब तो दो अलग अलग स्प्रिंग बन गए। अगर दो अलग अलग स्प्रिंग बन गए इसका मतलब दोनों की स्टिफनेस कांस्टेंट अलग अलग होगी, क्योंकि के क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लेंथ था। नेचुरल लेंथ अब दोनों की अलग अलग होगी ना, ठीक है। तो इसका मतलब अब इन दोनों की जो स्टिफनेस कांस्टेंट होगी वो चेंज हो जाएगी। मेरे को ये रिलेशन पता था कि के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लेंथ, तो के इंटू एल क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है ना। के इंटू एल तो कांस्टेंट होगा ना, कि इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा हूं तो कांस्टेंट आ जाएगा। तो के इंटू एल क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। तो एक फॉर्मूला मैंने एक डायरेक्ट लिख दिया कि K1 L1 इज इक्वल टू K2 L2 इज इक्वल टू के इंटू एल। आगे समझ में, ठीक है। हमेशा नेचुरल लेंथ और के का मल्टीप्लीकेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन करेंगे बस, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे दो तीन बार क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। नोट कर लिया,
चलिए क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास एक स्प्रिंग है जिसकी लेंथ दी हुई है 3L, इसका स्टिफनेस कांस्टेंट है K। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। स्प्रिंग इज कट इनटू द रेशियो 1:2 या 2:3। फाइंड न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट। इसको मैंने कट किया तो दो स्प्रिंग अलग अलग हो जाएंगे, तो दोनों स्प्रिंग का K1 K2 क्या है ये निकालना है। डायरेक्ट रिलेशन है आपके पास, यूज कीजिए उसको। K1 K2 अलग अलग निकालना है। सिंपल मैथ्स है, गलत मत कीजिएगा। देखिए इसको आपने कट किया, मैंने मान लिया कि ये लेंथ L1 हो गई और ये लेंथ L2 हो गई। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लेंथ का रेशियो दिया हुआ है कि L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो L1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L1 विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू लेंथ कितनी थी, 3L थी ना। ये आता है कि नहीं करना, बहुत छोटी क्लास में पढ़ते हैं आप लोग ये, अभी भी नहीं, 4th 5th क्लास में पढ़ा जाता है ये, कि अगर 1 मीटर की लेंथ है उसको 1:2 में डिवाइड कर दिया तो एक पार्ट कितना होगा, दूसरा पार्ट कितना होगा बताइए। 10 सेंटीमीटर की लेंथ है, 1:2 में डिवाइड करें तो एक लेंथ कितनी हो जाएगी, और दूसरी हम्म ठीक है। अगर नहीं आता तो इधर ध्यान दीजिए कि मैंने कहा कि L1/L2 का रेशियो आपको पता है। ठीक है, मैं किसको डिवाइड कर रहा हूँ, 3L को। ठीक, तो मैं 3L तो पहले लिख लूंगा, मैं जिसको डिवाइड कर रहा हूँ वो पहले लिख लीजिए। ठीक, 2:3 है, मेरे को L1 की वैल्यू चाहिए ना, तो ये मैं 2 लिखूंगा, डिवाइडेड बाय दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा 5। ये L1 की वैल्यू आ गई। अब L2 मैं किसको डिवाइड कर रहा हूँ, 3L को, तो 3L तो आपको पहले लिख लेना। L2 तो मतलब कि मैं क्या लिखूंगा, 3, 3 डिवाइडेड बाई दोनों को ऐड कर दीजिए 5। आ गया समझ में, L1 L2 आ गया। अब आपको फॉर्मूला पता था K1 L1 इज इक्वल टू K2 L2 इज इक्वल टू K इंटू L, जो बेसिक फॉर्मूला है मेरे पास। तो K1 L1 इज इक्वल टू K इंटू L, नेचुरल लेंथ कितनी है इसकी, 3L, तो पुट कर दीजिए।
K1 इज इक्वल टू K इंटू 3L और L1 की वैल्यू कितनी है 2/5 इंटू 3L। तो 3L तो देखिए कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 5/2K। क्लियर है? ठीक। उसी तरीके से अगर मैं लिखूं K2L2 इज इक्वल टू K इंटू L, K इंटू 3L। K2L2 की वैल्यू कितनी है 3/5 इंटू 3L इज इक्वल टू K इंटू 3L। तो 3L कैंसिल हो गया, तो K2 की वैल्यू क्या आ गई 5/3 इंटू K। तो देखिए K1 और K2 की वैल्यू आ गई। क्लियर है सबको? नोट कर लिया? देखिए कॉन्सेप्ट है कि अगर स्प्रिंग के साथ, जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिया, मैं डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि इस पे क्वेश्चन आपका एम्स में आया हुआ था, ठीक है। नीट में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन अगर बाई चांस आ गया क्योंकि एम्स कंबाइन हो चुका है, ठीक है, तो इसलिए सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिएगा, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको प्रोसीड कैसे करना है, मैं सिर्फ वो समझा रहा हूँ। मान लीजिए कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, स्ट्रिंग को कट कर दिया। चलिए कॉन्सेप्ट बता ही देता हूँ, ये कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए मैंने कहा कि एक स्प्रिंग है, एक ब्लॉक है, इसके साथ स्प्रिंग अटैच किया हुआ है, एक बंदा है जिसने इसको पकड़ के रखा हुआ है और एक दूसरा बंदा है जिसने इसको पकड़ के रखा हुआ है। ये ऐसा सिस्टम है, ठीक है। मैं इसको, दो बंदे हैं, एक ने क्या किया, ब्लॉक के साथ स्प्रिंग है, उसने ब्लॉक को पकड़ के रखा हुआ, दूसरे बंदे ने डायरेक्ट स्प्रिंग को पकड़ के रखा हुआ है, ठीक। अब मैं यहाँ पे देखूं, ये एलोंगेट करके रखा हुआ है, दोनों ने टाइट पकड़ा हुआ है इसको, ठीक है। अब मैं फर्स्ट केस में क्या देख रहा हूँ, ये ए है, ये बी है। ए रिलीजेस मास बी। इसने क्या किया, इसने मास एम को पकड़ के रखा था, इसने वहां से अपने हाथ को हटा दिया, रिलीज कर दिया, ठीक। अगर रिलीज करेगा तो ये क्या होगा, इधर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। मैं एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं एक्सेलरेशन लिखूं तो एक्सेलरेशन तो लिखने का तरीका क्या, मेरे को सबसे पहले एफबीडी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पे इसका अगर एफबीडी बनाऊं, मैं जैसे ही रिलीज करूंगा, यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, एफएसपी एलोंगेट करूंगा ना, ठीक है, तो एफएसपी तो हमेशा अंदर की तरफ लगेगा। तो मैंने रिलीज कर दिया है, मैं जैसे ही रिलीज करूंगा तो एफएसपी अंदर की तरफ लगेगा। तो इस वाले ब्लॉक पे कौन सा फोर्स लग रहा है, एफएसपी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। मेरे को इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। मान लीजिए मैंने इसको 2 सेंटीमीटर एलोंगेट किया, अगर मैं 2 सेंटीमीटर एलोंगेट करूंगा तो एफएसपी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2 इंटू के इंटू एक्स होता है ना, ठीक है। तो मैंने कहा कि मेरे को एफएसपी की वैल्यू मिल गई। ये जो एफएसपी की वैल्यू मिली है, ये तो कुछ एक फाइनाइट वैल्यू होगी ना। फाइनाइट वैल्यू का मतलब क्या,
10, 20, 100, 50, 1000, 200 ऐसे करके, ठीक है। बल्कि मैंने कि इसको अगर एलोंगेट किया है तो एफएसपी की मेरे को फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, ठीक। तो एफएसपी क्या है आपका, फाइनाइट वैल्यू है। एम मास भी फाइनाइट ही होगा ना, 1 kg, 2 kg, 10 kg, 20 kg। तो मैंने कहा ये भी आपकी फाइनाइट वैल्यू है। मान लीजिए एफएसपी आपका 20 न्यूटन है और मास आपका 10 kg है, तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, 20/10, मतलब कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। अब एक्सीलरेशन से आप क्या समझते हैं, अगर मैंने कहा कि एक्सीलरेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब जो बॉडी है हर एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी में कितना इंक्रीज हो रहा है, 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसको इसकी सिंपल वर्डिंग से समझिए, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा ना, वही चीज है वापस, ठीक। तो इसका मतलब हर एक सेकंड में पार्टिकल की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो रही है। एक्सेलरेशन का मतलब यही होता है, ठीक। तो अगर मैंने एक्सेलरेशन लिख दिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब हर एक सेकंड में पार्टिकल का वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब आपने कहा कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी है इसको चेंज होने में टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है ना। एक सेकंड के बाद 2 मीटर पर सेकंड हो रही, पहले 0 था, ठीक। एक सेकंड के बाद 2 मीटर पर सेकंड हुआ, 2 सेकंड के बाद 4 मीटर पर सेकंड हुआ, 3 सेकंड के बाद 6 हुआ, ऐसे ही हो रहा है ना। हर एक सेकंड पे इंक्रीज होती जा रही है इसकी वेलोसिटी। तो मैं इसका थोड़ा सा सिग्निफिकेंस समझ रहा हूं। मैंने कहा कि इधर वेलोसिटी को चेंज होने में टाइम लग रहा है ना। हर एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक। तुरंत तो चेंज नहीं हो रहा ना। मैंने कहा कि जैसे मैंने एक्सीलेटर पे पांव रखा वो तुरंत रॉकेट की रफ्तार से दौड़ने लगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। गाड़ी में भी टाइम लगता है। एक्सीलेटर पे पांव रखता हूँ तब जाके होता है कि 2 या 3 मिनट में मैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे पहुंचता हूँ, या 30 सेकंड में पहुंचता हूँ। वो तो पावर पे डिपेंड करता है कैसी पावर है, ठीक है। तो स्पीड को चेंज होने में टाइम लग रहा है, तो मैं दूसरे सेंस में कहूंगा कि यहाँ पे अगर एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइनाइट आ रही है, अगर एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइनाइट आ रही है, इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी को चेंज होने में टाइम लगेगा। आ रहा समझ में, ठीक है। पार्टिकल की वेलोसिटी तुरंत चेंज नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो पार्टिकल की वेलोसिटी को चेंज होने में टाइम लग रहा है। अब इसको दूसरे सेंस में क्या कहूंगा, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी को चेंज होने में टाइम लग रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो एफएसपी की वैल्यू है, जैसी मैंने छोड़ा, ठीक है, मैं उस इंस्टेंट की बात कर रहा हूं जिस समय आपने छोड़ा है, ये नहीं कि 2 सेकंड के बाद के बारे में बात कर रहा हूं। मैंने क्या किया, मैंने ब्लॉक को पकड़ कर रखा था, मैंने ब्लॉक को रिलीज किया, और जैसे ही मैंने हाथ हटाया वैसे मैंने पूछा एफएसपी कितना है। आ रहा समझ में, मैंने उसी इंस्टेंट पे पूछा है कि जैसे ही मैंने ब्लॉक को रिलीज किया, मेरे से पूछा गया कि एफएसपी की वैल्यू कितनी है, के एक्स है। वो तुरंत हुई ना अपनी पोजीशन पे चला जाता है, तो एक्स तो एलोंगेट किया हुआ है ना, तो एफएसपी की वैल्यू है कुछ यहाँ पे। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैंने इस वाले बंदे ने अगर इसको रिलीज किया, तो जिस इंस्टेंट पे रिलीज करेगा एफएसपी की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, वो तुरंत चेंज नहीं होने वाली। अभी एफएसपी की वैल्यू कितनी है जब मैं इसको पकड़ के रखा हूं, के एक्स। और मैंने जैसे ही छोड़ा, मैंने कहा कि एफएसपी की वैल्यू कितनी है, आपने कहा के एक्स, क्योंकि वेलोसिटी फाइनाइट आ रही थी। वेलोसिटी फाइनाइट का मतलब इसको चेंज होने में टाइम लगेगा, ठीक है। मैंने कहा कि 2 मीटर पर सेकंड। अब थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। कई सारे आगे वाले क्वेश्चन को इजी कर देगा। जब हम लोग सेंटर ऑफ मास में 2 मास लगा देते हैं, बीच में स्प्रिंग लगा देते हैं, बोलते हैं कितने टाइम में एलोंगेशन और ये सब किए ना क्वेश्चन, देखा हो जरूर होगा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि मैंने क्या किया, स्प्रिंग को एलोंगेट किया 2 मीटर। ध्यान से समझिएगा, मैंने स्प्रिंग को एलोंगेट कर दिया 2 मीटर, ठीक है। एफएसपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × के। मैं के की वैल्यू 1 मान रहा हूं, ठीक है। तो एफएसपी की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक। अब मैंने कहा कि एक्सीलरेशन की वैल्यू भी 2 आ रही है, ठीक है। मैंने मास 1 kg ले लिया, तो एक्सीलरेशन भी 2 आ जाएगा, ठीक है। अब एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब इसको नेचुरल लेंथ पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड है। मैंने 2 मीटर इसको एलोंगेट करके रखा हुआ था,
एफएसपी की एक्सीलरेशन कितना आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको मैं छोड़ूंगा तो वापस यहां तक आने में इसको कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड ना, ठीक है। 1 सेकंड में ये यहां से यहां तक पहुंचेगा, और 1 सेकंड में जब ये यहां से यहां तक पहुंचेगा तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। एक्स का मतलब होता है नेचुरल लेंथ से कितनी डिस्टेंस है। 1 सेकंड के बाद ये वापस अपने नेचुरल लेंथ पे पहुंच गया, तो जैसे ही 1 सेकंड के बाद अपने नेचुरल लेंथ पे पहुंच जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। एफएसपी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन जिस इंस्टेंट पे मैं इसको छोड़ रहा हूं उस समय एफएसपी की वैल्यू कितनी है, 2 है। आ रहा समझ में, ठीक है। तो अगर मैं स्प्रिंग अगर ब्लॉक के साथ अटैच है, कॉन्सेप्ट मैंने क्या सीखा कि अगर स्प्रिंग ब्लॉक के साथ अटैच है और उस वाले सिस्टम को मैं रिलीज करूं, ठीक है, तो एफएसपी तुरंत चेंज नहीं होगा, उसको टाइम लगेगा चेंज होने में, ठीक है। उस इंस्टेंट पे एफएसपी की वैल्यू वही होगी जो कि रिलीज करने से पहले थी, ठीक है। एक और केस समझते हैं। मैंने कहा कि बी ने रिलीज कर दिया, इसने रिलीज किया, उसने पकड़ के रखा हुआ है, बी रिलीज कर रहा है। बी रिलीज करेगा तो मैं एक्सीलरेशन वैसे निकालूंगा, एफएसपी डिवाइडेड बाय मास। इधर की तरफ लग रहा होगा ना एफएसपी, मैंने कहा था दोनों तरफ से स्प्रिंग फोर्स लगता है, ठीक। तो एफएसपी लग रहा था, एफएसपी की वैल्यू कितनी आ रही थी, मैंने कहा 2 आ रही थी, जो भी डेटा लिया था 2 थी एफएसपी की वैल्यू। ये किसने पकड़ के रखा है इसको, स्प्रिंग को पकड़ के रखा है ना। तो मैं तो यहाँ पे स्प्रिंग का मास देखूंगा ना, ये छोटा सा मास, मैंने जिसको पकड़ा मैं उसी का एनालिसिस करूंगा, ठीक। स्प्रिंग कैसा लिया था हम लोगों ने, मासलेस। अगर मासलेस था तो ये एम की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू इनफाइनाइट आ गई। इसका मतलब मैं जैसे ही छोड़ूंगा मेरे को पता भी नहीं चलेगा स्प्रिंग अपनी पोजीशन पे पहुंच चुका होगा। इन्फिनिटी का मतलब समझिए, इन्फिनिटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब कि 1 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी चेंज हो रही है, इन्फिनिटी मीटर पर सेकंड से। मतलब कि मेरे को पलक झपकते ही वो अपनी पोजीशन पे पहुंच चुका होगा, है ना। अगर पलक झपकते ही वो अपने नेचुरल लेंथ पे पहुंच जाएगा, इसका मतलब एफएसपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। वो तो नेचुरल लेंथ पे पहुंच गया, मेरे को पता भी नहीं चला, मैंने जैसे ही छोड़ा पहुंच गया, ठीक है। उसी इंस्टेंट पे पहुंच जाएगा क्योंकि एक्सीलरेशन इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं स्प्रिंग को कट कर दूं, ठीक है, यहां पे मैंने क्या किया, स्प्रिंग को ही कट कर दिया तो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे आएगा ना, ठीक। तो अगर मैंने स्प्रिंग को कट कर दिया तो एफएसपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने ब्लॉक को यहां से, ब्लॉक से पहले मान लीजिए कोई रस्सी थी, मैंने इसको कट कर दिया, ठीक है, तो ब्लॉक ऐसे जाएगा ना। मैंने मान लीजिए रस्सी ने इसको पकड़ के रखा हुआ था, ठीक, मैंने रस्सी को ही कट कर दिया तो ब्लॉक इधर जाएगा। लेकिन यहाँ पे एफएसपी की वैल्यू 0 होगी क्या, नहीं, वो वही रहेगी जो पहले थी। लेकिन यहाँ पे अगर स्प्रिंग को कट कर दिया तो एफएसपी की वैल्यू तुरंत क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है, इसको लिख लीजिए, फिर 2 न्यूमेरिकल करवाता हूँ। ए की वैल्यू 0, एफएसपी की वैल्यू 0 नहीं होगी। एफएसपी की वैल्यू, वही मैं समझाने का मतलब ये है कि अगर स्प्रिंग किसी ब्लॉक के साथ लगा हुआ है और उसको मैं रिलीज कर रहा हूं तो एफएसपी की वैल्यू वही होगी जो कट करने से पहले थी। लेकिन अगर स्प्रिंग वाले पार्ट पे अगर मैंने रिलीज कर दिया तो एफएसपी की वैल्यू 0 हो जाएगी, छोड़ते समय, छोड़ते ही।
नोट कर लिया? नोट कर लिया सबने? अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, इस स्प्रिंग को कट कर दिया, ठीक। अब मैंने इस स्ट्रिंग को कट किया तो मेरे से पूछा गया फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी। कट करने के बाद फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी। पहले कट करने से पहले इसका एफबीडी ड्रॉ कीजिए, ठीक है। कट करने से पहले एफबीडी ड्रॉ कीजिए, कट करने से पहले। जब आपने स्ट्रिंग को कट नहीं किया है तब एफबीडी क्या कहता है? हो गया? जो समझा है बस उसी कॉन्सेप्ट को लगाइए। जी के टर्म में निकलेगा, ऐसे क्यों निकलेगा? इससे तो पहले मैंने बोला कि एफबीडी बनाइए। कट करने से पहले देखिए, ध्यान से देखिएगा, फिर दूसरा क्वेश्चन कम से कम सॉल्व करके दिखाइए। कट करने से पहले नीचे क्या लग रहा है? टेंशन ऊपर। ये तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है ना, तो टेंशन की वैल्यू किसके इक्वल होगी? तो टेंशन तो इधर भी लग रहा होगा, ऐसे लगता है ना। इधर एक ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, तो mg प्लस टी ऊपर कितना लगेगा? ये होगा ना एफएसपी की वैल्यू। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, ठीक है। नीचे लगा mg, इसको टेंशन बैलेंस कर रहा है। अगर मैं इस वाले ब्लॉक पे हूं तो इधर मैंने देखा कि इधर mg तो लग ही रहा है, साथ साथ में टेंशन भी लग रहा है। तो नीचे नेट फोर्स कितना लग रहा है? mg प्लस टी, और टी की वैल्यू कितनी है? 2mg। तो नीचे की तरफ फोर्स कितना हो गया? 3mg। इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा? एफएसपी। आगे समझ में? ये कट करने से पहले का सिनेरियो है। मैंने किसको कट किया है? स्ट्रिंग को, है ना। तो इसका मतलब एफएसपी की वैल्यू चेंज होगी क्या? मैंने स्प्रिंग को कट नहीं किया है, ध्यान दीजिए, यही तो समझाया था अभी कि अगर मैं स्प्रिंग को कट करूं तब एफएसपी तुरंत 0 हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे किसको कट किया है? स्ट्रिंग को कट किया है। स्ट्रिंग को कट किया, इसका मतलब एफएसपी की वैल्यू 0 होगी क्या? नहीं होगी। तो यहाँ पे आफ्टर कटिंग देखिए, आफ्टर कटिंग क्या हो रहा है? आफ्टर कटिंग ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को कट करते ही मैं अगर ए वाले ब्लॉक की बात करूं,
ए वाले ब्लॉक पे आ जाइए, ए वाले ब्लॉक पे। स्ट्रिंग को कट कर दिया, अब स्ट्रिंग तो है ही नहीं, स्ट्रिंग नहीं होगा तो टेंशन भी नहीं होगी, है कि नहीं? स्ट्रिंग को ही गायब कर दिया मैंने। तो यहाँ पे क्या लग रहा होगा? सिर्फ और सिर्फ टी 0 हो गया ना, टी तो है ही नहीं, ठीक है। ऊपर क्या था? एफएसपी चेंज नहीं होगा, ठीक। तो ये कहाँ मूव करेगा? तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। नेट फोर्स कितना ऊपर की तरफ? 3 mg माइनस mg डिवाइडेड बाय मास। आया समझ में? ठीक। हम लोग इस वाले ब्लॉक पे आते हैं, बी वाले पे। अगर मैं बी वाले को देखूं, इसका मास है 2m। नीचे की तरफ क्या लग रहा है? 2 mg। ऊपर क्या लग रहा है? कुछ नहीं, टेंशन ही गायब हो गया, रस्सी को कट कर दिया मैंने। ये तो नीचे मूव करेगा ना। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स। नेट फोर्स कितना है? 2 mg डिवाइडेड बाय मास 2m। ये तो फ्री फॉल करेगा। आ गया समझ में? नहीं आया? ए वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा और 2m वाला नीचे जाएगा। ये कॉमन ऑब्जर्वेशन भी है। पहले इसको कौन बैलेंस कर रहा था स्प्रिंग को? 3m, m प्लस 2m। ये दोनों मिलके इसको बैलेंस कर रहे थे ना, ठीक। मैंने 2m को हटा दिया, मतलब कि नीचे वाले फोर्स को कम कर दिया। नीचे वाले फोर्स को कम करेंगे तो स्प्रिंग ऊपर आएगा ना तुरंत, इतनी एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा 2g से। नोट कर लिया? यूनिट ऑफ मेजरमेंट, स्ट्रेट लाइन काइनेमेटिक्स। नोट कर लिया? चलिए एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाइए। इसको कट कर दिया, ये ए बी सी। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सी। कट करने से एसबीटी बनाइए, और उसके बाद कट करने के बाद देखिए क्या चेंज हो जाए। और नेट फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइड सॉरी नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास, ये करना है।
करके देखना पड़ेगा, हो सकता है वही आ रही। क्यों, रस्सी काट दी है, बीच में स्प्रिंग लगा हुआ है। एलबीडी बनाइए, आसानी से आ जाएगा। देखिए यहाँ पे नीचे फोर्स क्या लग रहा है, mg, तो इधर एफएसपी की वैल्यू कितनी होगी, mg के इक्वल, ये भी एफएसपी लगा रहा होगा, दोनों तरफ से एफएसपी लगेगा, और यहाँ पे क्या लग रहा है 2mg, तो ऊपर टेंशन की वैल्यू क्या होगी 3mg, mg प्लस 2mg, तो इधर भी टेंशन कितना हो जाएगा 3mg, इधर mg, तो ऊपर एफएसपी की वैल्यू कितनी हो गई, है ना। अब कट करने के बाद जैसे ही आपने कट कर दिया t इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, स्ट्रिंग को कट कर दिया, ठीक, स्ट्रिंग को कट करेंगे तो टेंशन की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। अब हम लोग ए ब्लॉक पे आते हैं, अगर मैं ए की बात करूं, ऊपर की तरफ 4mg, नीचे की तरफ mg, टेंशन 0 हो गया, तो ये कहाँ मूव करेगा, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ नेट फोर्स कितना है 3mg डिवाइडेड बाई मास 3g, ऊपर की तरफ, ठीक। अब हम लोग बी पे आते हैं, बी पे, बी का मास है 2m, टेंशन की वैल्यू 0 हो गई, मतलब ऊपर तो 0 हो गया, नीचे की तरफ कितना फोर्स है 2mg प्लस एफएसपी, दैट मीन्स 3mg, नीचे 3mg है ना, तो नीचे मूव करेगा, ए बी कितना हो जाएगा नेट फोर्स 3mg डिवाइडेड बाई मास 2m, तो ये कितना आ जाएगा 3/2 इंटू जी, ठीक है। और उसके बाद सी वाले ब्लॉक पे आइए, नीचे क्या लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है mg, तो नेट फोर्स, तो एक्सेलरेशन आगे समझ में। ये क्या नहीं है समझ में, बी वाला कहाँ ऊपर लग रहा है एफएसपी, हाँ, और एम 2mg लगेगा, कितना हुआ, और नीचे से लगेगा तो माइनस में हो जाएगा। अरे आप इसका देखेंगे ना, इस पे तो यही लग रहा है, इसको क्यों देखेंगे, ये तो इस पे लग रहा है। एफबीडी में देखा जाता है कि किस ब्लॉक पे कौन सा फोर्स लग रहा है, आगे क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ उस ब्लॉक पे कंसंट्रेट करेंगे आप लोग। क्लियर है। चलिए आज का लास्ट टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग।
पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। मैंने क्या किया, एक स्प्रिंग है, फिर दूसरा स्प्रिंग है, एम ब्लॉक है, इधर फोर्स एफ लगा रहा हूँ। ये मान लीजिए K1 है, ये K2 है। अगर फोर्स एफ लगाऊंगा तो ये एलोंगेट होगा, एलोंगेट हो गया। ठीक है, मैंने कहा कि जो पहला वाला स्प्रिंग था ये कितना एलोंगेट हुआ, x1 मान लिया। ठीक, और जो दूसरा वाला स्प्रिंग है ये कितना एलोंगेट हुआ, x2। तो नेट एलोंगेशन कितना हुआ। ठीक है, मैं चाहता हूं इन दोनों स्प्रिंग को हटाऊं और एक नया स्प्रिंग लगा दूं। ठीक है, जो दो दो स्प्रिंग के साथ जो चीजें हो रही थी वो सिंगल स्प्रिंग काम कर दे। ठीक, तो मैंने क्या किया, एक नया स्प्रिंग लगा दिया और नए स्प्रिंग को एलोंगेट किया, एफ फोर्स लगा के तो यहां तक पहुंचा। इसका के इक्विवेलेंट मान लिया। मेरे को पता होना चाहिए ना कि नया स्प्रिंग का के इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए, तभी तो रिप्लेस करूंगा। जैसे रेजिस्टेंस में करते हैं कि R1 R2 रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं तो उन दोनों को हटा के मैं एक नया रेजिस्टेंस लगा दूं। R1 R2 पैरेलल में लगे हैं तो उन दोनों को हटा के एक नया रेजिस्टेंस लगा दूं। ठीक है, वैसे यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ठीक, तो मैंने क्या लिखा कि जो नेट एलोंगेशन है वो कितना है, यही है ना। ठीक, अगर मैं x की बात करूं, x मतलब ये, ठीक है, FSP किसके इक्वल होगा, F के ना। ठीक है, मैं जितना फोर्स सीधा लगाऊंगा उतना ही तो बैलेंस कर रहा होगा FSP, तभी तो रुकेगा। ठीक, तो FSP की वैल्यू किसके इक्वल है, F के इक्वल है। और F इज इक्वल टू क्या होगा, FSP इज इक्वल टू क्या होता है, KX, मतलब K इक्वलेंट X, ये F के इक्वल है। तो X इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F अपॉन K इक्वलेंट। तो मैंने ये लिख दिया, F अपॉन K इक्वलेंट। ठीक, इस वाले में आते हैं, यहाँ पे FSP लग रहा है। FSP किसके इक्वल है, F के, सॉरी यहाँ पे, तभी तो रुकेगा। ठीक, मतलब कि इस वाले पॉइंट पे FSP की वैल्यू कितनी है, F। इस वाले पॉइंट पे भी FSP की वैल्यू कितनी होगी, F। दोनों तरफ से आएगा ना। ठीक, अगर इधर F है तो इधर भी कितना होगा, F, इधर भी कितना होगा, F। याद कीजिए कल एक क्वेश्चन किया था, स्प्रिंग, फिर एक और स्प्रिंग, फिर एक और स्प्रिंग और 5 kg का मास लगाया था। तो मैंने पूछा कि रीडिंग ऑफ ईच स्प्रिंग, तो आपने क्या कहा था, 50 न्यूटन। वही है ना, वैसे तो आई। ठीक, तो अगर मैं एफ फोर्स लगा रहा हूं तो हर एक में स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, सॉरी ये एफएसवी की वैल्यू क्या होगी, एफ के इक्वल होगी। तो अगर एफ के इक्वल है तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ अपॉन K1। x1 ये किसके इक्वल है, K1 x1 इज इक्वल टू एफ, K2 x2 इज इक्वल टू एफ, है ना। अलग अलग स्प्रिंग को देखिए। ठीक, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या आ गई, तो अगर सीरीज में लगे हुए हैं तो जो रेजिस्टेंस पैरेलल का फॉर्मूला होता है वही के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है। पैरेलल में रेजिस्टेंस यही होता है ना, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो याद रखने का तरीका है ये। और 12th पढ़ा हुआ तो आपने देखा होगा, ये कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है सीरीज में, है ना। तो कैसे भी याद रख लीजिए, जैसा कैपेसिटर बिहेव करता है वैसे ही के बिहेव करता है, या तो जैसा रेजिस्टेंस बिहेव करता है उसका अपोजिट के बिहेव करता है। आगे समझ में, थोड़ा जल्दी नोट कीजिए।
हो गया, नोट कर लिया? पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैंने फोर्स लगाया, ठीक है, ये K1 है, ये K2 है, तो इस पे स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे लगेगा अंदर की तरफ, कितना लगेगा? K1x। एलोंगेशन तो दोनों का सेम होगा ना, क्योंकि पैरेलली कनेक्टेड किए हुए हैं, ठीक। तो इधर कितना लगेगा? K1x। इधर कितना लगेगा? K2x। ये तो बैलेंस कंडीशन पे है, बैलेंस कंडीशन पे होगा, इसका मतलब F किसको बैलेंस कर रहा होगा? K1x प्लस K2x। तो F इज इक्वल टू x K1 प्लस K2। इन दोनों को हटा के मेरे को क्या करना है? एक सिंगल स्प्रिंग लगाना है, तो मैंने एक सिंगल स्प्रिंग लगा दिया। इधर क्या लग रहा है? K इक्विवेलेंट इंटू एक्स, ये K इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे F इज इक्वल टू क्या है? K इक्विवेलेंट एक्स, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, K इक्विवेलेंट इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स K1 प्लस, जैसा रेजिस्टेंस सीरीज में बिहेव करता है वैसे ही ये पैरेलल में बिहेव करता है स्प्रिंग, ठीक है। हो गया? देखिए ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। अगर मैंने स्प्रिंग को ऐसे लगाया, ये मान लीजिए स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है, ये स्प्रिंग है, मैंने फोर्स इधर लगाया, ये K1 है, ये K2 है। अगर मैं इसको इधर की तरफ फोर्स लगाऊंगा तो ये वाला स्प्रिंग क्या होगा? कंप्रेस, और ये वाला स्प्रिंग क्या होगा? एलोंगेट। अगर ये कंप्रेस होगा तो एफएसपी किस डायरेक्शन में लगाएगा? मैं स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा हूँ, एफएसपी किस डायरेक्शन में लगाएगा? बाहर। ये वाली स्प्रिंग क्या होगी? एलोंगेट होगी, तो ये एफएसपी कहाँ लगाएगा? इधर की तरफ। तो मैं इधर एफबीडी देखूं तो यही बनेगा, एफ फोर्स तो इधर लगाया, इसने इधर लगाया एफएसपी, और इसने भी इधर लगाया, तो वही रिजल्ट आ जाएगा ना वापस। आया समझ में? ये जितना कंप्रेस होगा ये उतना ही एलोंगेट होगा ना, कॉमन सेंस, ठीक है। ये तो क्लियर है ना कि मैंने इसको एक्स कंप्रेस किया तो ये कितना एलोंगेट हुआ? एक्स, ठीक है। तो ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन ही होता है, तो इसका रिजल्ट भी सेम आएगा। तो यहाँ पे भी के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? K1 प्लस K2। नोट कर लिया, ठीक है। तो ये जो आपने कॉम्बिनेशन देखा है स्प्रिंग का, इसका मेन यूज कहाँ पे आएगा? एसएचएम में, ठीक है। वहां पे स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन में पूछे जाते हैं कि टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे एसएचएम में कि इसका एप्लीकेशन कैसे यूज करें, ठीक। तो आज यहीं तक अब आप लोगों का पढ़ा बचा हुआ है स्यूडो फोर्स और फ्रिक्शन, दो पार्ट। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन, ठीक है। फिर वर्क पावर एनर्जी, फिर सेंटर ऑफ मास, फिर मोमेंटम कंजर्वेशन,
उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम और प्योर रोलिंग। ये है पूरी मैकेनिक्स, ठीक है। अब मैकेनिक्स चलते चलते मैं धीरे धीरे स्पीड बढ़ा रहा हूँ, मैंने शुरुआत से स्पीड नहीं बढ़ाई है, ठीक है। तो हो सकता है जो दिसंबर फर्स्ट वीक हो आपका, स्पीड मेरी जस्ट डबल होगी। आप खुद ही सोच लीजिए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। अब मार्च मिड तक सिलेबस कंप्लीट करना है, 2 मई को पेपर है ना आप लोगों का, है ना। तो कम से 1 महीना रिवीजन के लिए भी तो चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मिड ऑफ मार्च तक हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, 3.5 महीने हैं दिसंबर से। नवंबर तो गया, अब 15 तारीख हो गई अब, ठीक है। तो 15 दिन ऐसे निकल जाएगा, तो मैं इसको काउंट ही नहीं कर रहा। 3.5 महीने में पूरी 11th बची हुई है, सेकंड पार्ट, ठीक है। और पूरा 12th बचा हुआ है, ठीक। तो इसलिए अगर मेरे को उसको कंप्लीट करना है और सभी कॉन्सेप्ट बताने हैं, तो स्पीड मेरे को बढ़ानी पड़ेगी। और स्पीड बढ़ाऊंगा तो आपको मेरे साथ फ्रीक्वेंसी मैच करनी पड़ेगी। अगर आप एक स्टेप भी पीछे हुए, तो मैं तो तेजी से भाग रहा हूँ, आप एक स्टेप पीछे होंगे, पता चलेगा अगले दिन मैं 20 स्टेप आगे निकल चुका हूँ, फिर मेरे को दोबारा नहीं पकड़ पाएंगे, ये मैं पहले बता दूं। अगर एक भी दिन अगर आपने क्लास मिस कर दी, तो फिर मेरे को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि 3-3 सब्जेक्ट हैं, एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं चल रहा कि सिर्फ फिजिक्स ही चल रही है, पर डे सिर्फ फिजिक्स पढ़ना है आपको। तीनों सब्जेक्ट पैरेलली लेके चलनी है। एक दिन नहीं आए कोचिंग, तो तीनों सब्जेक्ट में एक एक लेक्चर मिस हो गया ना। और उसको रिकॉर्डेड में वो कहानी है कि रिकॉर्डेड देख लूंगा, ठीक है। वो 11th वाले देख लें तो ठीक है, उनके पास टाइम है, उनके लिए मैं बैकअप क्लास भी ले सकता हूँ, ठीक है। नहीं सर मैं दोबारा पढ़ा दूँ, क्योंकि अभी टाइम है उन लोगों को पूरा पढ़ाने के लिए मेरे पास। लेकिन आप लोगों के पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो अभी 5 डेज चल रहा है, कुछ दिनों के बाद यही क्लासेस 6 डेज हो जाएंगी, जहाँ सिलेबस लैक होगा। और 6 डेज होंगे, अभी 1.5 घंटे चल रही है, 2 घंटे कब चेंज हो जाएगा ये भी नहीं पता चलेगा। मजबूरी है, मेरे ख्याल से आपको ज्यादा टेंशन होनी चाहिए कि 4 महीने में पूरा बचा हुआ है, कैसे कैसे सर कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। मैं तो कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि मेरे को तो आईआईटी वालों का जैन फर्स्ट वीक तक कंप्लीट करवाना है, आपसे 2 महीने पहले। वो लोग भी आपके पार्ट तक पहुंचे हैं, उनका भी एलएलएम चल रहा है, और आपका एलएलएम खत्म होने वाला है, उनका स्टार्ट किया है मैंने, ठीक है। तो उनका जब 2 महीने में खत्म कर सकता हूँ, आपका तो 3 महीने में कर ही दूंगा, ठीक है। और दूसरा, क्रैश कोर्स भी होता है। अब 15 सालों से मैं क्रैश कोर्स भी करवा रहा हूँ, वहां पे 25 दिन में खत्म करवाता हूँ। तो सिलेबस कंप्लीट कराना तो बाएं हाथ का खेल है, मेरे को पता है कैसे कैसे भगा के निकालना है सिलेबस को। लेकिन उस स्पीड से चलेंगे, मैं मैकेनिक्स में इसलिए स्लो चल रहा हूँ क्योंकि मैकेनिक्स अगर समझ में आ गई, तो 11th 12th के कई सारे कॉन्सेप्ट आपके तुरंत होते चले जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैट में इतना टाइम नहीं दूंगा, इलेक्ट्रोस्टैट हो गया तो मैं ग्रेविटेशन ऐसे बता दूंगा कि ग्रेविटेशन बस इसको रिप्लेस कीजिए, सब आंसर आने लगेंगे। वर्क पावर एनर्जी हो गया तो इलेक्ट्रोस्टैट के पोटेंशियल ये सब वो तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैट हो गया, मैग्नेटिज्म तुरंत सॉल्व हो जाएगी, बस थोड़ी बहुत चीजें चेंज होती हैं, बस उसको बताना है। मैग्नेटिज्म हो गया तो ईएम वेव्स में 15 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और वेव अगर हमने कर लिया तो वेव ऑप्टिक्स का 70% कंप्लीट कर लिया। एसएचएम और वेव अगर वह कमांड है, तो वेव ऑप्टिक्स में कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आने वाली, वहां पे सिर्फ पोलराइजेशन और डाइफ्रैक्शन, वो थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, उसको समझाना पड़ता है। वो हो गया तो मॉडर्न फिजिक्स पूरा का पूरा केमिस्ट्री है 70%। लेकिन केमिस्ट्री से थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, लॉजिक दूंगा। केमिस्ट्री वाले लॉजिक नहीं देते जल्दी, ठीक है। यहाँ पे लॉजिक दूंगा, क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा। उसके बाद एक टॉपिक है आपके सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो मैंने इसलिए बताया कि मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जैसे 11th का सिलेबस कंप्लीट होगा, मैं पहले मॉडर्न फिजिक्स करवाऊंगा और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस करवाऊंगा, क्योंकि 40 मार्क्स आते हैं यहाँ से सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और मॉडर्न फिजिक्स को जोड़कर। 3 क्वेश्चन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से आते हैं, और 3 टॉपिक ही हैं उसमें। अगर 2 लेक्चर अच्छे से पढ़ लिया तो 12 नंबर कंफर्म हो गए, गलती तो होने की संभावना है ही नहीं। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। और मॉडर्न फिजिक्स अगर डिटेल में अच्छे से पढ़ लिया, 30 to 36 नंबर के क्वेश्चन वहां पे आते हैं। मॉडर्न फिजिक्स से 7-8 क्वेश्चन होते हैं मॉडर्न फिजिक्स के, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। लेकिन आप लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है, केमिस्ट्री तो पढ़ी है, ये तो हो ही जाएगा, हो जाएगा, वो गायब ही हो जाता है मॉडर्न फिजिक्स। तो कम से कम 40 नंबर हैं 2 चैप्टर, अगर उसको हमने 10 दिन में अच्छे से पढ़ लिया, 40 नंबर उधर हो गए। मैकेनिक्स इतने स्लो चल रहा हूँ, 40 नंबर मैकेनिक्स आता है पूरा मिला के, ठीक है।
मैं 40 नहीं मान रहा, मैं 30 मान रहा हूँ कि 30 नंबर तो कर सकते हैं अगर सही से पढ़ रहे हैं तो। 40 30 70 नंबर हो गए। अब तो मेरे पास बस अगले 70 नंबर कवर करने हैं, और अगले 70 नंबर कवर करने के लिए अगर मैंने थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट कर लिया, 30 नंबर वहां से हो जाएंगे, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पूरी। केटीजी से 2 क्वेश्चन आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स हीट कैलोरीमेट्री से कम 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 30 नंबर वहां हो गया, 100 नंबर हो गए। ईएम वेव्स कर लिया, वहां से एक क्वेश्चन आता है, लेकिन चांसेस उसकी कम होती हैं, कभी आया कभी नहीं आया। अगर एक आ गया तो वो बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन होता है। ठीक है, एसएचएम और वेव कर लिया, वेव ऑप्टिक्स भी उसके साथ हो गई, 5 क्वेश्चन वहां से आ जाएंगे, 20 नंबर हो गए, 120 पर पहुंच गया मैं। ये होता है तरीका कि मैं किन किन चैप्टर को पढ़ूं जहां से मैं क्वेश्चन को खींच सकता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ लिया तो इलेक्ट्रोस्टैट और ग्रेविटेशन भी कुछ सेम है, इलेक्ट्रोस्टैट ग्रेविटेशन मिला के कम से कम 5 क्वेश्चन देगा, हो गए। मैं मैग्नेटिज्म पढ़ूंगा ही नहीं, 140 नंबर चाहिए, मेरा कमांड हो गया 140 पे। अब इसके बाद देखूंगा जो थोड़े टिपिकल चैप्टर है उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ लें, फॉर्मूलों को अच्छे से रिवाइज कर लें, कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो मैं उसको पिक कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर सही स्पीड में चल रहे हैं तो 180 का टारगेट रखिए, लेकिन मैं अभी 140 150 का टारगेट रखता हूँ। ठीक है, कितने तो इतने पे आपका कमांड हो, मैं हर एक सब्जेक्ट मतलब कि हर एक टॉपिक पे जाऊंगा डीपली जितना जा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि उतना डीप समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, सब आप पे है। और स्पीड थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए। अभी 3 4 दिन का जो आपको ब्रेक मिले उसको बर्बाद मत कीजिएगा, 3 4 दिन का ब्रेक बहुत रेयरली मिलता है। अभी 3 4 दिन का ब्रेक मिला है तो पुरानी चीजों को रिवाइज कीजिए, जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में पढ़ा है, ताकि जब फ्रेश हम लोग स्टार्ट करें ट्यूसडे को, तो आपके पास सब पुरानी चीजें बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स पे हो, हाँ ये सब चीजें तो मेरे को आती हैं। अब आगे वाले चैप्टर, ये एक बेनिफिट मिला आपको कि मैं पुराने वाली चीजों को कवर कर सकता हूँ 4 दिनों में। ठीक है, अगर सही से यूटिलाइज किया तो, सोने में यूटिलाइज किया तो फिर जिंदगी भर सोएंगे, 6 महीना सोएंगे, जिंदगी भर जागेंगे, 6 महीना जागिए, जिंदगी भर सोइए। अब आपका कॉन्सेप्ट है कि क्या करना है, किस में फायदा मिलता है। 6 महीने सोने में फायदा मिलेगा